Love is all about the connection. Love is all about the deep conversations. Love is all about holding hands. जब हमने बच्चे पैदा किए तो हमने एक मोटो से नहीं किया कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। पेरेंट प्रेशर की वजह से आदमी इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता जितना डिप्राइवनेस और हंगर की वजह से सक्सेस कर सकता है। तो आप अपने बच्चों पे अगर अपने डिजायर्स डाल रहे हैं तो आप एक बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। संजय दत्त की लाइफ को देखा है कितनी मिजरेबल रही है जी। उसके बॉडी काउंट कितने थे? अबाउट 300। रणबीर कपूर को देखा है, वो बहुत टैलेंटेड है पर उसके बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा थे, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए जहाँ पे उनको पहुँच पाना था। हेलो हाय नमस्ते, माय एफएम पे मैं हूँ रमित और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकजा सिंह, साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप कोच। मैम वेलकम टू माय एफएम। थैंक यू सो मच रमित, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? बढ़िया मैम। यस। सबसे पहले जो बड़ा सवाल है हाँ जी, वो ये है कि प्यार क्या है? आज के टाइम में प्यार क्या है? सो प्यार वैसे तो डीप कनेक्शन होता है, पर आजकल प्यार एक्साइटमेंट है। हम डीप कनेक्शन कर ही नहीं पाते आजकल क्योंकि सब कोई हरी में है ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द रेस, बिकॉज ऑफ द अर्निंग मनी, एंड पीपल वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंट इन द लाइफ, राइट? वो चेज़ कर रहे हैं, है ना। स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल सेफ्टी नहीं है, उनकी खुद की इमोशनल सेफ्टी उनके साथ नहीं है। तो जो मेरे अंदर है मैं वही दूसरे को दे सकती हूँ। अगर मेरे अंदर ही डीप कनेक्शन मेरे साथ नहीं है तो मैं वो दूसरे को नहीं दे सकती। तो लव इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शन, लव is all about the deep conversations. Love is all about holding hands and even not talking. ऐसा नहीं है कि आपको नेटफ्लिक्स चाहिए चिल करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ों पे जाके ही प्यार होगा। आप अगर प्यार करते हैं ना तो एक रूम में 24 घंटे भी रह सकते हैं, 48 घंटे भी रह सकते हैं। It's all about how you feel with each other. People are just chasing love. एंड दे ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट बेटर। जो पर्सन उनके पास है, अगर आपके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कोई लड़की है जिसका फाइनेंस बहुत अच्छा है या कोई लड़का है बहुत फाइन, तो लड़की बोलेगी इसमें इमोशनली मैच्योरिटी है ना। तो इमोशनल कनेक्शन को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन चेजिंग लव, जस्ट स्टे इन लव। एंड जो आपके अंदर है वो आप दे पाएंगे। तो पहले सेल्फ ग्रोथ ज़रूरी है लव देने के लिए भी। आपने देखा है कई मदर बहुत चिड़चिड़ी रहती हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहती हैं, तो उनके बच्चे भी उदास रहने लग जाते हैं और घर पे जाना नहीं चाहते। जो माँ बहुत वार्मथ फील कराती है बच्चे को, हग करती है, किस करती है, उसकी लिसनिंग करती है, तो वो बच्चा घर जाना चाहता है, घर लौटना चाहता है। चाहे वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसका जॉब कर रहा हो, लेकिन उसको लगता है घर पे जाके कलह मिलेगा, ऐसे सब अपसेट मिलेंगे, तो वो घर कभी जाना नहीं चाहेगा। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप में भी है। पार्टनरशिप में भी कम्युनिकेशन, डीप कॉन्वर्सेशन, इमोशनल सेफ्टी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट विदाउट इवन सेइंग, है ना। तो वो है ना, कोई मुझसा प्यार करे, हम यही तो चाहते हैं, इसलिए बेटरमेंट की तलाश में रहते हैं। बेटर तो पहले खुद बनिए, फिर आपके पास बेटर आ जाएगा। मैम शाहरुख खान कह रहा था कि प्यार दोस्ती है। ये सेंटेंस, ये डायलॉग आज के टाइम पे कितना ट्रू है? ये तो आज भी 100% है कि प्यार दोस्ती है। अगर आप जिससे प्यार करते हैं, अगर उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, दैट यू कैन नॉट टॉक व्हाट यू आर फीलिंग, यू कैन नॉट बी फॉर्मल विद योर पार्टनर, है ना। तो दोस्ती में हम फॉर्मल नहीं होते ना, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जो लैंग्वेज चाहिए यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप फॉर्मल रहेंगे वो रिलेशनशिप कभी बन ही नहीं पाएगा, वो रिलेशनशिप कभी खुश रह ही नहीं पाएगा जिसमें आप फॉर्मेलिटीज़ करते हैं ना। आप किन्हीं भी कपड़ों में जा सकते हैं, आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े गिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों में ऐसे तो जाते हैं आप शाम को नुक्कड़ पर बैठने के लिए। ठीक इसी तरह से जब आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं ना, वो दोस्ती है, वो प्यार है। ओके। और मैम आज के प्यार में वर्सेस 80s के प्यार में आपको कितना फर्क लगता है? ड्रास्टिकली, मतलब ये तो बहुत अलग अलग डायमेंशन के प्यार हैं। एक तो ना उस टाइम पे ऑप्शंस कम मिलते थे लोगों को, है ना, जिससे आपको प्यार हो गया। मतलब आप 22-23 साल की उम्र में जिससे जुड़ गए ना, आपका ब्रेन उसका हैबिचुअल हो जाता था, है ना। और फिर वो चाहे वो व्यक्ति फ्लॉज के साथ था, चाहे वो कैसे भी था, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ ही इज़ और शी इज़ माइन, है ना। आज ऐसा नहीं है। आज आपको पता है कि इससे बेहतर आपको मिल सकता है ना। वो बहुत डिफरेंट लव था, दैट काइंड ऑफ दैट सॉन्ग। आप सॉन्ग ही देख लीजिए कितने डिफरेंट सॉन्ग थे। वो आज भी हम आपकी जो जनरेशन में भी, यू आर इन 30s, है ना। हाँ, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता बट मैं 30 से ऊपर ही हूँ। अच्छा, 30s 40s में होंगे आप, तो आज भी आप वही गाने सुनना चाहेंगे ना।
आप या हिप हॉप सुनना चाहेंगे, है ना? मैं तो वही प्यार भरे 80s वाला जो हमारा जो कुमार slow सानू, होगा। उदित नारायण, अलका याग्निक, वैसा वाला वही सुनना चाहेंगे। सोनू निगम हाँ को जी। सुनना चाहेंगे और लता मंगेशकर को सुनना चाहेंगे। हम बादशाह के गाने, हनी सिंह के गाने 4-5 दिन याद रख सकते हैं, 4 महीने याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही प्यार भी डिफरेंट था जैसे सॉन्ग्स थे, क्योंकि जो दुनिया में घटित हो रहा है ना वही बॉलीवुड में घटित हो रहा होता है। कई बार कहते हैं ना कि ऐसी पिक्चरें मत दिखाओ, बच्चे क्या सीखेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी सोसाइटी में हो रहा है। जैसे एक ओपन मैरिज पे पिक्चर आई थी तो सबने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसी पिक्चरें मत दिखाओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी घटित हो रहा है ना। आपका जो सिनेमा है वो वही दिखाता है जो ऑलरेडी इस संसार में हो रहा है जी। सिनेमा कुछ अलग नहीं बनाता कि कहीं और प्लेनेट पे कुछ घटित हो रहा है तो वो सिनेमा नहीं बनाएगा। सिनेमा तो स्टोरी ही सोसाइटी से उठाता जैसे है। वो सलाम नमस्ते जब आई थी, हाँ। वो तब लिव इन रिलेशनशिप तब उन्होंने दिखा दिया था, एग्जैक्टली इतने टाइम पहले, 20-25 साल पहले, Correct। है ना? और आज एनसीआर में ऑलमोस्ट लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके। या सो पहले के प्यार को आप नहीं नाप सकते आज के प्यार से। आज का प्यार फ्रेजाइल है, स्टेबल नहीं है, इमोशनली मैच्योर नहीं है। पहले स्टेबिलिटी थी, इमोशनली कनेक्शन था और कनेक्टिविटी थी, ऑल दैट। मैम अगर आज किसी को अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना हो तो 5 चीज़ें आपके हिसाब से क्या करनी होंगी या उसमें होनी चाहिए? देखो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन बेसिक सबके वही रहेंगे। तो बहुत सारे जो लड़के हैं वो आके बोलेंगे कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, है ना? वो अनसेड है कि लड़के को रिस्पेक्ट चाहिए बिकॉज ही हैज़ सीन इन द वर्ल्ड कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। पर आप मांग के तो नहीं ले सकते कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, या मिल सकता है? तो रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है, मिलनी ही चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे रिश्ता धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है और एक दिन टूटने की कगार पे आता है। तो रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड इज़ द अनसेड थिंग। आप बदतमीजी करने लगे, गाली ग्लोज देने लगे, मॉडर्नाइजेशन में तू तड़ाक बोलने लगे, वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, है ना? तो रिस्पेक्ट, देन इज़ कम्युनिकेशन। यू कैन टॉक what you are feeling, what your thoughts, you can talk about your dark secrets, about your fantasies, about your traveling plan, about your financial safety. You can talk about everything. So that communication is very strong point, strong pillar of the relationship. Then third is understanding, that you understand if your partner is saying something, you are not cutting him कि नहीं तुम सुनो, पहले मेरी बात जानो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, या जो मैं कह रही हूँ वो जानो। डोमिनेट नहीं कर सकते अपने पार्टनर। अंडरस्टैंडिंग मतलब बैलेंस करना। जो सम है ना, मतलब संस्कृत में बोला गया है जो सम है वही रिलेशनशिप अच्छा है। यानी कि तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हें सुनूं, जब तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, है ना? और जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, है ना? सब यही तो चाहते हैं। प्यार कौन नहीं चाहता? एक डॉग भी प्यार चाहता है, गाय भी प्यार चाहती है, बच्चा भी प्यार करता है, माता पिता भी प्यार चाहते हैं। एंड फोर्थ इज लव। बट लव इज नॉट इनफ। अगर सिर्फ तुम ये कहते रहो अपने पार्टनर को मैं तुम्हें प्यार बहुत करता हूँ, आई लव यू सो मच, एंड यू आर बिकमिंग टॉक्सिक टू हर और हिम, नहीं वो रिलेशनशिप चलने वाला। सिर्फ आई लव यू कहने से रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। एंड लास्ट फॉरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो केयर है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, कि यू डू केयर अबाउट देयर इमोशंस, व्हाट दे आर फीलिंग। जब आप उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आप वहाँ नहीं थे और आप कह रहे हो कि मैं बिज़ी था अपने प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज़ में, तो वो आपको क्यों प्यार करेगा? वो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब अमिताभ बच्चन को कूली की मूवी करते हुए चोट लगी तो रेखा वाज नॉट देयर बट जया बच्चन वाज देयर, सो ही हैज़ चूजन जया बच्चन ओवर रेखा दो ही वाज इन लव विद रेखा। अभी भी हैं प्यार में? मुझे कैसे पता? आपको क्या लग रहा है? मीडिया वालों को पता होगा। मीडिया वालों को तो काम है ना ऐसे पता करना, तो हम पता करते हैं। प्यार तो है उनमें, दिखाई देता है, प्यार आंखों में दिखाई देता है। जब आपको प्यार होता है ना तो आप पढ़ सकते हैं एक दूसरे की अनसेड लव। आई लव यू कहना जरूरी नहीं है जब आप प्यार करते हैं। आपको लगता है आई लव यू कहना जरूरी? आपकी माँ ने आपको कितनी बार आई लव यू का? मम्मी मतलब बहुत कम। जेस्चर में प्यार, जेस्चर में, आपके इशारे में प्यार है, आपकी केयर में प्यार है, आपके बोलने के तरीके में प्यार है। वो है प्यार जब आपको आई लव यू ना बोलना पड़े। नाइस। मैम शादी की बात करें तो आज के टाइम में इतनी शादियां टूट क्यों रही हैं? क्या रीज़न है आपके हिसाब से? वन बिग रीज़न एंड देन विल गो टू अदर रीजंस आल्सो। तो जैसे ऐसे नॉमिनल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो लोग कह रहे हैं कि औरतें जो हैं सेल्फ डिपेंड हो गई हैं इसलिए शादियां टूट रही हैं। नहीं, लड़के और लड़कियां सेल्फ अवेयर हो गए हैं
कि उनको क्या चाहिए है, तो इसलिए शादियां ज़्यादा टूट रही हैं। वो एक टॉक्सिक पैटर्न में रहना नहीं चाहते। वो साइकिल जो जनरेशनल ट्रॉमा के साथ आई है कि उनके माँ बाप भी तो लड़ते रहे थे, दादा दादी में भी तो लड़ाई होती है, चाचा चाची में भी तो लड़ाई होती है, सब यही तो कहते हैं अरे हमारी भी तो ऐसे ही गई है, क्योंकि दे हैव सीन दैट कंडीशन कि यार इनमें प्यार नहीं था, एक सोशल सेटिंग की वजह से वो इस शादी में रह रहे थे। तो वो ब्रेक हो रही है, वो साइकिल ब्रेक हो रही है। और इस बात पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शादी एक कल्चर है, एक कस्टम है, धीरे धीरे वो टूट जाएगा, क्योंकि आज के 100 साल बाद जब लोग शादी करेंगे देन दे विल पॉइंट इट आउट, तुमने शादी कर ली, अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। क्योंकि ये धीरे धीरे जो 30 में बच्चे कह रहे हैं ना कि हम शादी नहीं करेंगे या हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने कितनी सेवा कर ली अपने माता पिता की, हमने क्या ही कर लिया अपने माँ बाप का, या बुढ़ापे में हमारा कौन साथ देगा। आप अपने आप इतने फिट रहना चाहते हो कि कोई मुझे बुढ़ापे में सहारा नहीं चाहिए, है ना। पार्टनरशिप चलेगी। शादी जो है ना एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक कल्चर जब वो 1000 ईयर पहले जो क्रिएट किया गया ना, वो एक कल्चर क्रिएट किया गया। जैसे स्त्री प्रथा थी, बहुविवाह प्रथा थी, जैसे दहेज प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, सारी प्रथाएं खत्म होती हैं, तो शादी भी एक प्रथा है। और जैसे मैन जो है पॉलीएमरस है एंड वुमेन जो है मोनीएमरस है। आप समझते हैं इस बारे में? आप एक्सप्लेन कीजिए। तो पॉलीएमरस मतलब आदमी हमेशा मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा है, सदियों से रहा है ना। आपने सुना होगा एक राजा थी, उसकी हजारों रानियां थी। आपने कभी सुना कि एक रानी थी, उसके हजारों राजा थे? नहीं सुना होगा, क्योंकि मैन का नेचर ही पॉलीएमरस है। मैन वुमेन का नेचर बहुत कम है पॉलीएमरस में, वो मोनीएमरस है। लाइक उसको एक ही पार्टनर चाहिए जब चाहिए ज़्यादातर। लेकिन धीरे धीरे अब औरत जो है कह रही हम तो रिवेंज मोड में आ गए हैं, अगर मेरा पार्टनर कहीं और जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट फॉर श्योर। तो शादी जो है ना टेम्परेरी हो जाएगी धीरे धीरे। आज के 100 साल बाद कोई मैरिज नहीं करना चाहेगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि लोग थक चुके हैं और किसी भी कस्टम से हम थक जाते हैं। मैम एक और आजकल जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा खासकर जेनजी के ज़ुबान पे टॉक्सिक। जैसे अब अगेन मैं भी 30+ हूँ। कितने साल के हैं आप पहले मैं बताओ। नहीं बताऊंगा। पहले आपको पूछते हैं। मैम आई विल बी टर्निंग 40 in December. यू आर मैरिड? नहीं, आई एम डिवोर्स्ड। सो सी यू आर डिवोर्स। सो एक यहीं से पहले बात शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं कि जो लोग डिवोर्स कर लेते हैं ना उनमें कुछ कमियां होती होंगी। नहीं, उस रिलेशनशिप में कोई कमी थी, इसलिए आदमी बाहर निकलना चाहता था। वो उस टॉक्सिक पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहता था। उसने देखा कि भाई अगले 40 साल मैं ऐसे नहीं बिता सकता, रोज झगड़े में नहीं बिता सकता, रोज लड़ाई में नहीं, रोज में साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं बिता सकता, साइलेंट ट्रीटमेंट में नहीं बिता सकता। उसने सेल्फ अवेयर किया, सेल्फ ग्रोथ किया इस रिलेशनशिप में, तब उसने सोचा कि दिस इज नॉट फॉर मी। तो डिवोर्स ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, हो सकता है कई बार जब डिवोर्स हो रहा हो तो हम बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, शादी कैसे टूट गई, इतना पैसा लगा था और शादी टूट गई। मैंने तो उससे 10 साल प्यार किया था और शादी होती, ऐसा क्या चेंज हुआ कि शादी टूट गई। तो शादी टूटना एक खराब बात ऐसा समाज में माना गया है, क्योंकि वो सोशल स्ट्रक्चर है। उसको बोलेंगे सोशल, कन्वेंशनल, कलेक्टिव कंडीशनिंग। कन्वेंशनल है ना कि डिवोर्स हो रहा है, खराब होंगे, वो इंसान ही खराब होगा। कन्वेंशनल है, कंडीशनड है, मतलब जो कंडीशनिंग बन गई है। और कलेक्टिव है, यानी कि सामूहिक रूप से वो बात चल रही है कि डिवोर्स लेना या सेपरेट रहना अपने पार्टनर से खराब बात है। नहीं, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप विच इज नॉट मेंट फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग थ्रू इट कि आप सब डिवोर्स ले लीजिए। आई एम सेइंग इट, अगर आपका डिवोर्स हो रहा है तो इट इज नॉट अ बैड थिंग, यू विल कोप अप विद इट सून और ग्रेजुअली आप उसके साथ कोप अप करना सीख जाएंगे। पर आपने जान लिया है अब क्या मुझे अगली गलती नहीं करनी है, या क्या मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं चाहिए था, या सिर्फ मुझे पैसा ही नहीं चाहिए था। और मैम क्या टॉक्सिक पेरेंटिंग भी कारण होता है इतने डिवोर्स का? कि हमने देखा है लोगों के घरों में अगर जितनी टॉक्सिसिटी होती है वो इनबिल्ड हो जाती है। जैसे आपने कहा था कि अगर घर से वार्मथ नहीं मिल रहा तो वो आगे सेम उसी तरह का नेचर उसका रहेगा। देखो तो कितना ये सही क्वेश्चन है। बिल्कुल, हमारा जो 0 to 7 है ना, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। और जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम पल बढ़ रहे होते हैं, जैसा सेट ऑफ पेरेंटिंग हमारा होता है, हमारी डेवलपमेंट धीरे धीरे वैसी हो जाती है। क्योंकि सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है 0 to 7 ईयर्स में।
जो हमने उस टाइम पे सीख लिया, देख लिया, वो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स, हम चेंज कर सकते हैं, पर ये सबकॉन्शियस अब का नहीं बना हुआ, आप जेनेटिक्स से लेके आ रहे हैं। तभी तो देखते थे ना आप पहले हरियाणा पंजाब में गोत्र छोड़ के शादी करते थे, ताकि वो बीमारियां जो मानसिक हैं और शारीरिक हैं वो बच्चों में ना आए, इसलिए गोत्र छोड़े जाते थे। और इसलिए वो जो जेनेटिक में आपने सीख लिया या सबकॉन्शियस में सीख लिया, वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर आ गई और आप वैसा व्यवहार अपने पार्टनर से कर सकते हैं, ऐसा लाजमी सी बात है, क्योंकि आपने वो सीख लिया था, वो आपने देख लिया था। पर इसको अनलर्न किया जा सकता है थेरेपीज़ के थ्रू। आपके पास अगर एक अच्छा थेरेपिस्ट है तो आपको अनलर्न करवाएगा, ताकि आप दोबारा वैसा पार्टनर ना चूज़ करें, क्योंकि पहले वो आपको अपने कोर पैटर्न्स को चेंज करने के लिए बोलेगा। आपके कोर पैटर्न के साथ साथ वो आपके इमोशनल एडजस्टमेंट को चेंज करेगा, वो आपके थॉट प्रोसेस को अनलर्न करवाएगा। या आपको पता है हमारे ब्रेन में हर रोज़ 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, और कमाल की बात यह है कि मनुष्य के पास ये एक प्रिविलेज है कि हम चूज़ कर सकते हैं हम कौन से थॉट चूज़ करें। पर अनफॉर्चुनेटली हम वही थॉट चूज़ कर रहे होते हैं जो हम इतने सालों से चूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको कोई बताने वाला ही नहीं है। इसलिए मेटाकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। मेटाकॉग्निशन इज़ ऑल अबाउट टू अवेयर अबाउट योर ओन थॉट्स एंड इमोशन, कि यार आज भी ऐसा ही दिन चला गया, आज भी तो मैंने वही किया, आज भी मैं उसी बात पे गुस्सा किया। तो टॉक्सिसिटी पेरेंट से आती है, पर हर पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होता, पर हर पेरेंट्स के कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स हैं तो हमें कंपल्शन में आके उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स भी गलत बिहेवियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो सोसाइटी में है ना, माँ अपनी बच्ची को बेच देती है प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए, तो वो माँ ही तो है। तो ऐसा नहीं है ना कि माँ गलत नहीं हो सकती, या बाप अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है और किसी और के साथ रहने लग जाता है, या अल्कोहलिक हो जाता है, तो वो पिता ही तो है, पर वो अवेयर नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। आपने कभी कभी देखा है 40 साल का लड़का भी अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के पार्टी करने जाता है। ये अनहेल्दी पैटर्न है। आप अपने पिता को बता सकते हो कि आफ्टर 18-20 आई कैन चूज माई डायरेक्शन, आई कैन चूज वट आई वॉन्ट, पर हम कह ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि माँ बाप के सामने आप उल्टा नहीं बोल सकते। पर आप माँ बाप को करेक्ट तो कर ही सकते हो ना। मैम आजकल हम देख रहे हैं कि एक मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ पे बहुत बात होती है। पहले 80s में नहीं होती थी इतनी। 80s में तो शब्द भी नहीं था, 90s में भी नहीं होती थी। नहीं था। पहले तो ये शब्द भी नहीं था। जैसे मुझे ये मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ 2-3 साल पहले ठीक है ऐसे आया कि ये भी एक शब्द होता है। चलो आपको पता लगा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब अच्छा इसको मेंटल स्ट्रेस कहते हैं। मैंने कहा ये तो मेरे को 15-20 साल हुए इंडस्ट्री में, हमने तो ऐसा मतलब था भी नहीं, एक हवा भी बन गया है। मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है आज के टाइम में टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क, रिलेशनशिप एंड लाइफस्टाइल। तो देखिए हम है ना हम ह्यूमन हैं और हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं अपनी लाइफ को, है ना। और उस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में हम कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। मेरे पास बहुत सक्सेसफुल लोग आते हैं, बिग शॉट गन्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, आज मैं जिस गाड़ी को खरीदना चाहूँ वो गाड़ी आज ही खरीद के ला सकता हूँ, और मैं इतनी बड़ी कंपनी का CEO हूँ, बट आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम नॉट हैप्पी व्हाट आई एम हैविंग प्रेजेंटली, एंड आई वांटेड टू फील विद माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू फील कंटेंटमेंट, राइट, कि अंदर संतुष्टि नहीं है। आज भी मुझे बस पैसा कमाने की आदत पड़ गई है, इसलिए पैसा आ गया है, पर मैं वो फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों ऐसा हुआ होगा? ह्यूमन ब्रेन मशीन नहीं है, वी आर ओवर यूजिंग दिस। हम 8-9 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे। आपको पता है आज सबसे सुखी इंसान कौन है बड़े शहरों में? जो 8 घंटे सो पाता है, लग्जरी है उसके लिए। उसके ब्रेन में पेन है इस बात का कि वो एंशियस है, रात को सो नहीं पाता, टारगेट पूरे करने हैं, वो रिलैक्स्ड ही नहीं है, उसका नर्वस सिस्टम हमेशा एब्स्ट्रैक्ट रहता है, वो कभी सो नहीं पाता, खाना ढंग से खा नहीं पाता। फिर आपके पास अभी अगर मैं बोलूँ आपको आज लंच नहीं लाए तो आप बाहर से मंगवा लेंगे, ईजी टू टेक है। फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि आप भी कहते होंगे क्योंकि आप यंग हैं कि हाई फील करता हूँ जब मैं अल्कोहल लेता हूँ। नहीं, आप हाई नहीं फील करते, आप
आप और स्लो फील करते हैं, इसलिए आपकी स्पीच स्लर हो जाती है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए आप रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, इसलिए कभी ड्रिंक आपको हाई कर ही नहीं सकती, वो आपको डाउन करती है। लेकिन ऐसी हमारी कनेक्टिविटी ब्रेन में बन गई है, यार वीड ले लेते हैं, थोड़ा हाई हाई फील होगा, अगले दिन इम्पैक्ट तो बहुत स्लो हो जाएगा ना हर चीज़ का। और कोई भी चीज़ आपको हाई नहीं फील करवा सकती फॉर श्योर। एक हेल्दी डाइट, sleep on time, doing physical exercise which includes strength exercise and having lots of water, ये mental health को ठीक करने का तरीका है। और सबसे ज़रूरी है मेटाकॉग्निशन, कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले ये सोचना कि यार आज फिर से मैंने उसी बात पे तो गुस्सा नहीं किया, आज मैंने फिर से उस बात का स्ट्रेस तो नहीं लिया, आज मैंने फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं कर दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हैं आप? टालना। बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, हम बता सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि कल करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, और वो कल और परसों तो आता ही नहीं, क्योंकि कल तो रावण का भी नहीं आया था, इसलिए वो मर गया था। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस किससे आ रही है? फोन एडिक्शन से आ रही है, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम की वजह से आ रही है, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स की वजह से भी आ रही है। लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में जाके ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, विच इज़ रॉन्ग। आप एक मेंटल स्ट्रेस, अपने आप को मेंटल टर्मोइल दे रहे हैं मल्टीपल रिलेशनशिप में जाके। मैम आपको क्या लगता है, अगर 80s या 90s में डेटिंग साइट्स होती तो तब भी ज़्यादा डिवोर्स रेट बढ़ जाते या और चीज़ें बिगड़ती एज कम्पेयर टू प्रेजेंट? मेरे को एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वेस्टर्न में डेटिंग थी तो इसलिए वहाँ पे शादियाँ जब मर्जी छोड़ सकते हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, पास्ट में भी गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह समझते हैं आप क्या होता है? 1 नाइट स्टैंड। तो जो अर्जुन का पुत्र था ना, एक जिसने उसने युद्ध में बुलाया था, या फिर वो भीम ने किसी राक्षसी से विवाह किया था और घटोत्कच उससे पैदा हुआ था, वो गंधर्व विवाह से हुआ था। यानी कि 1 नाइट स्टैंड किया था और वो बच्चा हुआ और उन्होंने युद्ध में यूज़ किया उसको, बच्चे को, राइट। तो 1 नाइट स्टैंड पहले भी होता था, स्वयंवर पहले भी होता था, और पहले भी लड़कियां, ऐसे आज भी जनजाति जनसमूह हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जहाँ पे लोग जाके रहते हैं, लड़कियाँ जाके रहती हैं अपने विलिंगली बॉयफ्रेंड के साथ, और वो डिसाइड करती हैं कि मैं इस घर में एडजस्ट हो पाऊँगी या नहीं। अगर वो नहीं हो पाती है तो वो वापस आ जाती है। आज भी ऐसा है, पहले भी ऐसा था, पर सोसाइटी का फॉर्मेशन ठीक करने के लिए विवाह को बनाया गया। अरेंज मैरिज आर समटाइम रियली स्केरी। आप अपनी बेटी को 24-25 साल तक ये बता रहे हो आप किसी अनजान से बात नहीं करोगे, आप किसी अनजान के साथ घूमने नहीं जाओगे, आप अपने बेटे को कह रहे हो बेटे किसी लड़की पे विश्वास मत करना, टाइम बहुत ख़राब है, और एक दिन आप बोलते हो कि हमने एक लड़का देखा है, 2-3 बार मिलके आप डिसाइड कर लो और आप लोगों की कुंडलियाँ मैच हो रही हैं और आप शादी कर लो। क्या वो स्केरी नहीं है या नहीं है? 100% स्केरी है। आप उसके बारे में नहीं जानते उसको क्या पसंद है। वो मान लीजिए आप बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट हैं, आपका पार्टनर इंट्रोवर्ट है, तो ये जो डेटिंग साइट है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल बुरी है। यू कैन हैव एक्सपेरिमेंट, राइट, बट यू कैन नॉट डू सो मच। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। हर चीज़ की अति खराब है। आप करिए डेटिंग और चूज़ कीजिए पार्टनर को, राइट डेटिंग साइट पे जाइए, सिर्फ सेक्स के लिए साइट पे मत जाइए। पार्टनरशिप के लिए जाना तो राइट साइट को चूज़ कीजिए। ओके, ठीक है मैम। अब एक और एस्पेक्ट पे आते हैं कि लाइफ आफ्टर मैरिज, वो महिलाओं के लिए चेंज हो जाती है बहुत, मर्दों के लिए वही रहती है। वो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, मर्दों के लिए भी चेंज तो होती है। अब आप मर्द ही हैं, मतलब वो पर चेंज होता है इतना ड्रास्टिक नहीं, जितना ड्रास्टिक चेंज इसलिए होता है, एक तो लड़की जो है माँ बन जाती है तो उसके बॉडी में चेंज आते हैं। वो पोस्टपार्टम के गो थ्रू होती है, मतलब पोस्टपार्टम होता है जो बच्चा होने के बाद डिप्रेशन फील होता है। फिर एक लड़की को जब वो नए घर में आती है, 5 नए लोगों से मिलना है, और 5 का टेस्ट ऑफ फूड अलग हो सकता है, 5 की थॉट अलग हो सकती हैं, उसको एडजस्टमेंट करना है। बल्कि उन 5 लोगों को उस लड़की के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, रेदर देन उन लोगों के साथ उस लड़की को सामंजस्य स्थापित करने के लिए बोला जाए। और जब वो जो पार्टनर है ना, जब वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम मेरे माँ बाप की इज्जत पहले करोगी, मैं बाद में आता हूँ। आप सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती है, क्योंकि वो लड़की तो उस आदमी के लिए आई है, उस रिलेशनशिप में आई है, उस शादी में आई है।
वो कहता है मेरे माँ बाप पहले। आपके लिए आपके माँ बाप पहले हो सकते हैं, उस बेटी के लिए, उस लड़की के लिए नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उस लड़की के लिए उन माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं है। मुझे तो ये सिस्टम भी खराब लगता है, सॉरी, मतलब हो सकता है आप ट्रोल हो जाओ इस बात पे, कि आप किसी को दूसरे दिन जाते ही मम्मी पापा कहना शुरू कर देते हो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप 25 साल किसी और को माँ बाप कह रहे थे और आपको सडनली बोला गया ये आपके मम्मी पापा हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। या जब वो लड़की को गोद भराई करते हैं उस दिन कहते हैं हमने अपनी लड़की, आपकी बेटी को अपनी बेटी मान लिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। उस लड़की ने आपके लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि वो आप उसको अपनी बेटी मान लें। आपके घर में तो अपने बेटे से रोज लड़ाई हो रही है, तो आप उसको अपनी बेटी कैसे मान सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट यू शुड स्पेंड सम टाइम बिफोर मैरिज, एटलीस्ट 6 months 1 year, देन यू शुड चेक कि आप एक साथ रह भी सकते हैं या नहीं, वो लड़की उस घर में एडजस्ट कर भी सकती है या नहीं। ज़्यादातर गांव की लड़कियां शहरों में एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन एक शहर की लड़की गांव या छोटे टाउन में या कस्बे में एडजस्ट नहीं कर सकती है। सारे सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं। सोसाइटी में कैसे वो घर से बिलोंग करती है, फाइनेंशियली कैसा है बैकग्राउंड, कैसा एजुकेशन है दोनों का, और कैसे फैमिली का कल्चर है। तो जब हम कपल काउंसलिंग भी करते हैं तो हम ये पूछते हैं क्या फैमिली बैकग्राउंड एक जैसे हैं, क्या कास्ट सेम है। मेरा अगला सवाल यही था, कपल काउंसलिंग में आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो ज़्यादा केसेस ये होते हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, इन-लॉज की वजह से। अगर मेरे पास 100 केस आ रहे हैं ना, तो उसमें से 90% केसेस इन लॉज की वजह से हैं। कल ही तो एक लॉ पास हुआ है ना कि कोई मदर इन लॉ अगर बहुत हरास करेगी अपनी पुत्र वधू को तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। अगर देखा जाए तो जो 60-70 में मदर इन लॉ सबको जेल हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मतलब मुझे ये लगता है क्योंकि मैंने तो बहुत सुना है। और पता है फिर उसके बाद बेटा कहता है मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। उस लड़के की जिम्मेवारी है, वो कहेगा मैं तो सैंडविच बन गया। ये तो पहले से आप अवेयर थे कि आपको अपनी माँ का, क्योंकि माँ का मोह अपने पुत्र से छूटता ही नहीं है और वो शेयर नहीं करना चाहती है। एक बहुत भयंकर एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने बहुत बार सुना है, बहुत ही बार सुना है कि माँ कहती है बच्चे को कि तुम कुंडी नहीं लगा सकते रात को सोते हुए, यू कैन नॉट बोल्ट योर डोर। अनबिलीवेबल है, पर मैंने बहुत बार काउंसलिंग सेशन में सुना है कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मेरे को जरूरत पड़ गई तो, एंड दे कैन एंटर एनी टाइम। जब अंदर वो कपल बैठा हुआ है, नहीं, यू शुड सेट द बाउंड्रीज कि ऐसा क्यों होता होगा कि मदर इन लॉ ऐसा बिहेव क्यों करती है। ये भी एक जनरेशनल ट्रॉमा है। हमेशा वो बहू को बताती रहेगी ये तो तू कुछ भी नहीं है, मेरी सास तो मुझे खाने के लिए भी नहीं देती थी, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरी सास थी मैं अपने हस्बैंड के सामने बैठ के खाना नहीं खा सकती थी, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी सास तो मुझे कपड़े धोने के लिए साबुन भी नहीं दे सकती थी। तो उसके ब्रेन में ऑलरेडी ये है कि वो तो ज़्यादा प्रिविलेज्ड है जो बहू आई है, राइट। जब मेरे बेटे की बहू आएगी ना तो जो मेरे साथ होगा उसके साथ होगा, हाँ, लेकिन जो मेरे बेटे की बहू आएगी, यानी कि जो मेरा खुद का बेटा है जो अभी 17 में 15 में है, अगर वो 40 में शादी करेगा मैं उसके ऊपर कुछ भी रूल लागू नहीं करूँगी कि मैंने अपना जनरेशनल ट्रॉमा ब्रेक कर दिया है। क्योंकि मेरा उस लड़की पे इंडिविजुअली कोई हक ही नहीं है। वो अपनी मर्जी से आ सकती है, मर्जी से जा सकती है, मर्जी से कपड़े पहन सकती है, मर्जी से खा सकती है, मर्जी से सो सकती है, जैसे कि मेरा बेटा करता है। मैं कैसे एक्सपेक्टेशन कर लूँ कि कोई और लड़की आके वो मेरी सेवा करेगी, और मैं कर भी कैसे सकती हूँ? ये तो क्रूएलिटी है ना। आप किसी और की लड़की को कह रहे हो कि अब तुम ही सुबह ब्रेकफास्ट बनाओगी क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, सबका अलग अलग ब्रेकफास्ट बनेगा। मैंने देखा है कपल काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा। और फिर लड़का सुबह चला जाता है, मेहमान आते रहते हैं, लड़की पूरा दिन किचन में अपना करियर छोड़ जाती है। ज़्यादातर औरतें शादी के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को भी अपना करियर छोड़ने की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए। वेस्टर्न लोग भी तो अपना करियर रखते हैं ना, उनको पता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कितना ज़रूरी है। और अगर दोनों ही इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, वो शादी टूटने के कम चांसेस रहते हैं। मैम, डिप्रेशन की बात करें कि आज के टाइम में जितने भी आप केसेस देखती हैं, डिप्रेशन के कारण क्या हैं? ऐसा एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन एक तरह का डिप्रेशन नहीं होता है। कोई सिचुएशनल डिप्रेशन होता है। आपने किसी को खो दिया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी जॉब छूट गई, तो ये सिचुएशनल डिप्रेशन है। देन सीजनल डिप्रेशन है कि ठंड बहुत ज़्यादा आ गई है, या बारिश के मौसम में किसी किसी को डिप्रेशन फील होता है, उनको सुसाइडिकल थॉट आते हैं जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, तो ये सीजनल डिप्रेशन है। और कभी कभी एक्यूट डिप्रेशन होता है, परसिस्टेंट इन द बॉडी एंड इन द ब्रेन,
कि लंबे समय से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या किसी जॉब में हैं जहाँ पे आपको खुशी नहीं है पर आपको निभाना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है, या कोई पेरेंट ऐसा है, राइट। और डिप्रेशन डिस्थेमिया का एक स्वरूप भी हो सकता है, यानी कि 10 साल से आप ऐसा सैडनेस फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, पर सब कुछ ठीक है और आप देख नहीं पा रहे कि क्या गलत है, तो वो भी एक डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के कारण मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने गिनवा दिया, पर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। आपका खुद से संबंध भी कैसा है, ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं तो भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। हमारी बॉडी में 32-37 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने? 32-37 ट्रिलियंस। उसमें से 370 बिलियन सेल्स रोज़ चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन लूज़ होती है। पर ये अच्छी बात है कि अगर आपने ये जान लिया कि आपके जो बॉडी सेल्स हैं उनको आप ट्रेन कर सकते हो, राइट। जैसे आपने कहा कि मैं छोटा दिखता हूँ लेकिन मेरी एज इतनी है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को हर रोज़ ये बात बता रहे हैं कि आई एम यंग, बिकॉज लोग भी आपको कह रहे हैं यार तुम लगते, बार मत बोलो कि लोग भी आपको कहते हैं कि आप 40 के तो नहीं दिखते। अरे मैम फिर से तो आप अपनी जो बॉडी को बता रहे हो ना, वो आपकी बॉडी आपको दे रही है। एक बुक है बहुत अच्छी, योर बॉडी कीप्स द स्कोर करके। तो आपकी बॉडी स्कोर रखती है, आपने अपनी बॉडी को क्या थॉट दिया है, और वो थॉट आपने वो 60-70 थॉट्स में से चूज़ करना है। और कमाल की बात यही है अगेन कि आप चूज़ कर सकते हैं। जो आप अपनी बॉडी को बता रहे हैं वो इमोशन में चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉडी थॉट से इमोशन क्रिएट कर रही है और वही हम फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं कितने साल की लगती हूँ आपको? मैम आप यंग हैं, आप होंगे आप 30s बताएंगे में। नहीं अब आप मेरे को नहीं बताएंगे तो आप मैम 35। नहीं, मैं तो अपनी एज बताऊंगी नहीं, चाहिए आप कितनी बता लीजिए जोक ऑफ द डे। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कभी ये नहीं बताना चाहती कि मैं बूढ़ी हूँ या मैं एजड हूँ या मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो मैं थॉट क्रिएट करूंगी वही मेरी बॉडी स्कोर करेगी, और मेरी बॉडी जो स्कोर करेगी वही मैं फील करने वाली हूँ। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो 10 साल पहले अपने ब्रेन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट दे देते हैं। तो जो सेल चेंज हो रहा है वो भी आपके हाथ में है, जो थॉट हो रहा है वो भी आपके हाथ में है। तो डिप्रेशन भी ऐसा है कि आपके हाथ में, जब आप डिप्रेशन फील करते हो तो आपके हाथ में नहीं है, पर उसको चेंज करना किसी की हेल्प से, वो आपके न्यूरॉन और प्रोटॉन को चेंज कर सकते हैं, न्यूरोकेमिकल को चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे, डॉक्टर की सलाह लेके, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेके, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेके, रिलेशनशिप कोच की हेल्प लेके आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। Okay. तो डिप्रेशन किसी एक चीज़ की वजह से कभी नहीं होता है। तो मैम एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी माइंड रखने के लिए 5 चीज़ें क्या करनी चाहिए किसी भी इंसान को? माइंडसेट हर रोज क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप से तो लड़ना हर रोज ही पड़ता है, अपने आप लिए स्टैंड भी रोज खुद ही लेना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज, आप जो खा रहे हैं वही आपको इम्पैक्ट कर रही है। आपका गट आपका फर्स्ट ब्रेन है, गट इज़ योर फर्स्ट ब्रेन। जो आप खा रहे हैं वो आप बन रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मोटापा आएगा जंक फूड खाने से, लेकिन आपका गट का बैक्टीरिया आपकी इंट्यूशन, आपके थॉट्स को क्रिएट करता है। और सेकंड ब्रेन ये है आपका। दुनिया के हर व्यक्ति का गट अलग है, जैसे हर आदमी का थंब प्रिंट अलग है। हो सकता है जो चीज़ आप खाएं वो मुझे बिल्कुल भी सूट ना करें, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। पहली बात, आप कितना ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, मेलाटोनिन बनना बंद हो जाएगा, नींद कम आना शुरू हो जाएगी। और जो 9 से 12 की नींद है ना इवनिंग में, वो 6 घंटे की नींद दे देती है आपको। और जो 12 से 3 की नींद है वो आपको 3 घंटे की नींद देती है। और जो 3 से 6 की नींद है वो कोई नींद नहीं देती है, वो हम बस सो रहे होते हैं क्योंकि हमने अपनी बॉडी को हैबिचुअल कर लिया। जिस दिन आप 9 से 12 सो जाएंगे ना, आप ज़्यादा रिफ्रेश फील करेंगे, राइट। तो नींद टाइम पे मैंने स्पेसिफाई किया, 9 नहीं तो 10 बजे तो आप सो ही जाइए, ठीक है, क्योंकि नींद ज़रूरी है खाने से भी ज़्यादा, ठीक है। थर्ड थिंग, आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगर आप 5वें आदमी हैं और 4 आदमी आपसे अलग हैं, और वो 4 आदमी वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और वो 4 आदमी आपको रोज बता रहे हैं यार कुछ नहीं है लाइफ में रखा, या सबका बर्बाद हो जाना है, कितना ही सक्सेस ले लोगे। अगर प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव माइंडसेट के लोग आपके साथ नहीं हैं, 4 लोग
जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ज़्यादा आपसे ताकतवर हो सकते हैं, ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, बुद्धिवान हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपका सर्कल गलत है, राइट? तो आपके साथ क्या कंपनी है वो भी मैटर करता है। और 5वां, आपका लाइफ पार्टनर। मैं तो कह रही हूँ कोर्स शुरू कर देना चाहिए कि लाइफ पार्टनर को कैसे चूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर हाफ सक्सेस दे देता है आपको। आपका पार्टनर आपको कितना मोटिवेट करता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर तो यही कहते रहते हैं तुम्हारी औकात मुझे पता है, तो आप अपने ब्रेन में रोज़ सुन रहे हैं। आपका पार्टनर अगर आपको रोज़ कहता है अरे तुमने आज तक क्या उखाड़ लिया, आपका पार्टनर अगर आपको कह रहा है तुम्हारा तो रोज़ का ड्रामा है, चाहे वो मजाक में हो, मजाक में भी, क्योंकि शब्द तो ले रहा है, यूनिवर्स में वो शब्द जा रहा है, यूनिवर्स में शब्द हर एक जाता है और वही आप रेसिप्रोकेट करते हैं। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और ये यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना है। तो वो जो 5 तत्व हैं हमारी बॉडी में है, वो रिसीव कर रहे हैं हर चीज़ को। जठराग्नि में अग्नि है, जल 70% है, यूनिवर्स में भी 70% जल है, तो हम सब कुछ यूनिवर्स में वापस आ रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पैरामीटर्स क्या हैं वो पार्टनर चूज करने मैंने के? आपको बताया पहले भी, रिस्पेक्ट कितना कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है यानी फेयर कम्युनिकेट कर रहा है यानी, राइट, और प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है यानी। मान लीजिए आप तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वो कह रहा है कि भाई मुझे तो 40-50 हज़ार जिंदगी भर बहुत रहेंगे, मुझे इतना कुछ उखाड़ना नहीं, तो आपको भी वो डिग्रेड ही करेगा, राइट। तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट का होना जरूरी। आपका पार्टनर प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो आपको कह रहा है कि चलो 3 घंटे नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लेते हैं हर सैटरडे संडे, आपको आउटिंग के लिए कह रहा है या नहीं, साइकिलिंग के लिए कह रहा है या नहीं, जिमिंग के लिए कह रहा है नहीं, आपको पुश कर रहा है या नहीं, क्योंकि वो आपके ब्रेन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। करेक्ट। मैम एक टॉपिक और है, मतलब अगर एक आदमी बोलता है कि आई हैव स्लेप्ट विद मल्टीपल लेडीज, तो वो बहुत सोसाइटी या कुछ भी उसका सर्कल बहुत अच्छा हुआ, मतलब वो, बट वर्सेस यही सेम बात अगर एक वुमेन बोलती है तो उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। मतलब हमें लगता है कि नहीं, सोसाइटी को लगता है कि शी इज़ नॉट अ गुड लेडी, जबकि यही सेम अगर कोई एक मर्द बोलता है कि हाँ मेरे मल्टीपल अफेयर्स थे, मेरा बॉडी काउंट इतना है और था ये वो, तो इतना ये क्यों है डिफरेंस? आपने संजय दत्त की लाइफ को देखा है, कितनी मिजरेबल रही है जी। उसके बॉडी काउंट कितने थे? अबाउट 300। रणवीर कपूर को देखा है, वो बहुत टैलेंटेड है पर उसके बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा थे, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए जहाँ पे उनको पहुँच पाना था। और मैं इनके स्पेसिफिक नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि स्टोरीज आती रहती हैं, राइट। पर जितने ज़्यादा बॉडी काउंट होते हैं ना, उतने ज़्यादा ट्रॉमास आपकी बॉडी में चले जाते हैं, क्योंकि जब आप सेक्सुअल इंटीमेसी कर रहे होते हैं तो जो उस व्यक्ति का भाव है, जो उस व्यक्ति का व्यवहार है, वो भी आप रिसीव करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। मूलाधार चक्रा का जो कनेक्शन है, यानी कि सेक्सुअल इंटीमेसी का जो कनेक्शन है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जितने बॉडी काउंट होंगे ना, उतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, उतना ज़्यादा बर्नआउट फील कर सकते हैं, उतना ज़्यादा एंशियस फील कर सकते हैं, उतने ज़्यादा फेलियर्स हो सकते हैं। तो बॉडी काउंट जितने कम होंगे उतना अच्छा है, राइट। सेक्सुअल इंटीमेसी कितनी ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप में? 100% ज़रूरी है, एक जैसी एनर्जीज में रहना। सेक्सुअल इंटीमेसी की वजह से ये शादियाँ फॉर्मेशन में की गई कि हर एक, क्योंकि पहले तो बस कबीले के सरदार को ही सेक्स करने को मिलता था, जो आम जनता थी उसको नहीं मिलती थी महिलाएं, क्योंकि एक पोजेशन थी उस टाइम पे महिलाएं, राइट, या एक राजा के पास ज़्यादा महिलाएं होती थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। लेकिन अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों बैलेंस्ड हैं, तो सेक्सुअल इंटीमेसी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द रिलेशन। चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, चाहे पति पत्नी के रिलेशनशिप में है, एक ना एक दिन वो रिलेशनशिप टूट ही जाएगा। मान लीजिए एक लड़की है, बहुत सेक्सुअली हाई परफॉर्मर है, और उसका हस्बैंड तो उसके साथ रिलेशनशिप बनाता ही नहीं, वो कहता आज मैं थका हुआ हूँ, आज मेरा मूड ख़राब है, आज मेहमान घर पे, तो वो रिलेशनशिप कितने दिन चलाएगी? वो नहीं चलाएगी, क्योंकि उसकी सेक्सुअल अर्जीज हैं, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। ये 3 ही नीड्स थी जब हम आदि मानव थे, जब हम नोमैड थे। फ्रॉइड ने भी बताया कि साइकोलॉजिकल तो हमारी 3 ही नीड हैं, जो हमने ये वॉच पहन ली हैं, ये कंप्यूटर हैं, ये हमारी नीड नहीं थी, हमारा ब्रेन इसके लिए डेवलप हुआ ही नहीं था। इन 3 के नीड की वजह से ही क्रांतियाँ हुई, जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी क्रांतियाँ हुई, भोजन की व्यवस्था के लिए हुई, महिलाओं के जर जोरू जमीन, यस, ये 3 ही लड़ाइयाँ हैं ना। तो मैं यही तो बता रही हूँ आपको। तो रिलेशनशिप में सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप बिना इमोशनल कनेक्शन के सेक्सुअल इंटीमेसी करते हैं तो आप खुद को ख़राब कर रहे हैं।
एनसीआर में एचआईवी के सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस गे लोगों में हैं। आपने पढ़ी है न्यूज़ कि गे लोगों से ट्रांसफ़र हुए हैं एचआईवी केसेस, और कई लोग उनमें बाइसेक्सुअल भी होंगे, राइट। तो कितने लोगों के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी करनी है ये आप पे डिपेंड करता है, पर सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 60% रोल प्ले करता है सेक्सुअल इंटीमेसी। आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, आपने उससे बदतमीजी कर दी, आप उससे मनाएंगे तो रोमांस करेंगे, लव करेंगे, टच करेंगे, फिर सेक्सुअल इंटीमेसी करेंगे, तो आप भूल जाएंगे किस बात पे लड़ाई हुई थी। Correct. पर ऐसा नहीं कि उस बात पे हर बार भूल जाएं, आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी करना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, पेरेंटिंग की बात करें तो पेरेंट्स को कहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए जब वो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, लाइफ? मतलब कहते हैं ना कि पेरेंट्स कभी ये भी कहते हैं कि हमने तो स्ट्रगल जी ली, बहुत कर लिया, अब जो करना है तूने ही करना है हमारे लिए। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। मैं तो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। हालांकि सब पे सेट नहीं होता ये नॉर्म कि मैं, मान लीजिए कोई सिंगल पेरेंट है या कोई इल पेरेंट है, उस पे ये नॉर्म साबित नहीं होता। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर एक आदमी की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है। जब हमने बच्चे पैदा किए तो हमने एक मोटो से नहीं किया कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। हमने एक दिन रिलेशनशिप बनाया और बच्चे पैदा हो गए, और अब उनकी एक इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। अगर आप 18 साल के बाद अपने बच्चे को फ्रीडम नहीं देते हो, कॉन्फ्लिक्ट रहता है घर में, वो बच्चा आपके पास रहेगा ही नहीं, वो झूठ बोल के जाएगा, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी अगर उसको पेरेंट्स से नहीं मिलेगी। क्यों पेरेंट्स को ये चाहिए कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बने, क्यों पेरेंट को चाहिए कि मेरी बेटी डॉक्टर ही बने? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप अपने ड्रीम्स अपने बच्चे से पूरे नहीं करवा सकते, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। वो एक टोटली इंडिविजुअल क्रोमोसोम से हुआ बच्चा है, वो आप नहीं हैं। आप अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने ड्रीम्स अपने बच्चे पे नहीं डाल सकते। परसों हम जिक्र कर रहे थे ना, वो लड़की ने लेटर लिखा है कि सॉरी पापा, मैं नीट क्लियर नहीं कर पाऊंगी, सेकंड टाइम मेरी हिम्मत नहीं है। अगर उसकी चॉइस होती तो वो 10 बार भी करती। आपने देखा है कि डिप्राइव्डनेस की वजह से आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है रेदर देन पेरेंट प्रेशर की वजह से। पेरेंट प्रेशर की वजह से आदमी इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता जितना डिप्राइव्डनेस और हंगर की वजह से सक्सेस कर सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कि सक्सेस होना पड़ेगा क्योंकि तू इसका बेटा है, मान लीजिए मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी बेटी को या बेटे को रोज कह रही हूँ कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा क्योंकि मैं तो फेमस साइकोलॉजिस्ट हूँ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, उसको तो पसंद ही नहीं है ना, उसको तो फैशन डिज़ाइनिंग पसंद है, उसको तो फ़ौरन जाके पढ़ना। तो आप अपने बच्चों पे अगर अपने वो डाल रहे हैं, डिज़ायर्स डाल रहे हैं, तो आप एक बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, आपका बच्चा 20 साल के हो गए ये नहीं बता पा रहा है कि मैं एक रिलेशनशिप पे हूँ, वो लड़का या लड़की मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप एक बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। आप शादी के बाद भी अपनी वाइफ को अपनी पेरेंट्स से झूठ बोल के पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, झूठ बोल के शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं, तो आप एक बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। यानी कि आपने एक स्वस्थ बच्चा मानसिक रूप से और इमोशनल रूप से बिल्ड ही नहीं किया, उसको ब्रॉटअप ही गलत तरीके से कर दिया। मैम, लिव इन रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज, आज के टाइम को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए आप क्या सजेशन देंगी कि लिव इन में रहना बेटर है कि शादी करना बेटर है? चॉइस ऑफ इंडिविजुअल है ये, तो हम किसी को कंपल्शन में नहीं डाल सकते। आई एम नो वन टू टेल कि लिव इन में रहिए, आई एम नो वन टू टेल यू कि मैरिज करिए, लेकिन इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि अब तुम्हारा टाइम हो गया है और तुम्हें शादी करनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि शादी से पहले कुछ टाइम लिव इन में रह के देखना चाहिए। हाँ, वो मैं पूरा कर रही थी सेंटेंस। तो पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि अब तुम्हारी एज 28 हो गई है, 30 हो गई है, फिर तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा है, तुम्हें शादी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उनको बच्चे करने ही ना। ये भी तो एक इंडिविजुअल चॉइस है। हमारे टाइम में तो मुझे ये पता ही नहीं था कि एक इंडिविजुअल चॉइस है, ट्रस्ट मी, कि बच्चे ना पैदा करना भी एक चॉइस हो सकती है, शादी ना करना भी चॉइस। और आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, माई फादर वॉज अ मिलिट्री पर्सन, तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा चॉइस भी हो सकती है। लेकिन आज आपको पता है कि ये चॉइस है, कि शादी नहीं करना भी चॉइस है, बच्चे ना पैदा करना भी चॉइस है। एक बच्चा, पहले तो ऐसा होता था ना कि आप 25 के हो गए शादी कीजिए, शादी हो गई तो 1 साल के अंदर बच्चे पैदा कीजिए, एक लड़की हो गई पहले वाली तो लड़का कीजिए, एक लड़का हो गया तो दूसरा बच्चा भी कीजिए। तो पहले एक सर्कल था, अब वो सर्कल ब्रेक हो गया है, धीरे धीरे ये भी कुछ ब्रेक हो ही रहा है। तो शादी से पहले कम से कम 9 महीने तक उनके साथ आप ट्रैवलिंग करके देखिए। सबसे पहले तो ट्रैवलिंग ज़रूरी है, किसी भी पार्टनरशिप में ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है।
जैसे आप दोस्तों के साथ जाते हो तो आप कहते हो ना यार इसके साथ मज़ा नहीं आता, इसके साथ नहीं जाएंगे, तू चाहे मेरे को 10 बार ले जा, साल में मैं छुट्टी भी ले लूँगा। हाँ जी। ऐसा होता है ना। ठीक ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप में भी होता है। सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग करके देखनी चाहिए कि 15-20 दिन पहले ट्रैवलिंग करने जाओ, फिर 1 महीना ट्रैवलिंग करने के लिए जाओ, फिर आप उसके साथ जाके देखो कि मार्केट में वो कैसे बिहेव करता है, उसके साथ जाके देखो दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो अपने से छोटे ओहदे के लोगों के साथ कैसे बात करता है। जो व्यक्ति अपने से छोटे से ओहदे लोगों से अच्छे से बात करेगा ना, वो आपसे हमेशा अच्छे से बात करेगा। अगर वो उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहा है ना, तो आपके साथ भी बदतमीज़ी कर रहा है। वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बात कर रही है, आपके साथ कैसे बात कर रही है, ठीक है, चाहे वो पापा की परी है, चाहे वो माँ का लाडला है, अगर वो बिहेव गलत कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं उनसे शादी करने की। 1 साल बाद आप रिश्ता छोड़ सकते हैं। रिश्ते का मतलब है, मतलब शादी करके रिश्ता नहीं, आप उस रिलेशनशिप को छोड़ सकते हैं। जी मैम, एक और पहलू पे आते हैं। सिंगल चाइल्ड होने का इमोशनल बर्डन अलग होता है। क्या उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है बीइंग अ सिंगल चाइल्ड? और आपके हिसाब से सिंगल चाइल्ड अगर कोई पेरेंट डिसाइड कर रहा है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है? देखो, सिंगल चाइल्ड होने के बहुत सारे मैं बताऊं, सॉरी, नुकसान है। हाँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मैं सर्कल child में नहीं, मैं आई हैव अ सिबलिंग। अच्छा। मेरे सर्कल में ये होता है कि जो सिंगल चाइल्ड, एक तो लोग कहते हैं कि नहीं साथ हो जाता है जी, दूसरा बच्चा इसीलिए प्लान कर रहे हैं ताकि पहले वाले का आगे जाके साथ हो जाए। फिर मैं बोलता हूँ नहीं, आजकल फ्रेंड्स आर लाइक अ फैमिली ओनली। दोस्त भी जो आपके स्कूल टाइम के हैं वो आपके परिवार का हिस्सा है। वक्त आने पे तो वो भी काम आएंगे, नहीं तो वक्त आने पे तो भाई भाई का ही गला काट देता है। आपने आंसर दे दिया इस बात का। तो सारी जमीन की लड़ाइयाँ भाई भाइयों के बीच में होती है, तो ऐसा नहीं है। सिंगल चाइल्ड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैं तो काउंसलिंग में हूँ, तो पेरेंट्स आते हैं। जो सिंगल चाइल्ड होता है ना, उसको बहुत सारा प्रेशर रहता है बचपन से ही, राइट। कभी माँ उसको कहती है किसका बेटा बनेगा, कभी पापा कहता है किसका बेटा बनेगा। फिर धीरे धीरे वो अकेला रहना ही पसंद करने लग जाता है, क्योंकि उसका रूम भी अकेला है। उसको शेयरिंग के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, वो शेयर नहीं कर पाता है, राइट। और फिर वो अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर कजन्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाता, और उसको स्ट्रगल तो रहता है फॉर श्योर। ज़्यादातर सिंगल चाइल्ड बिग डील हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी डिज़ायर्स में माँ बाप पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिंगल चाइल्ड होगा तो उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हर बच्चा अपना लक लेके आता है, अपनी डेस्टिनी लेके आता है। और मुझे ऐसा लगता है 1-2 बच्चे तो होने ही चाहिए, ताकि 2 बच्चे तो होने ही चाहिए ताकि वो शेयरिंग कर सकें। बाकी लड़ाई तो दोस्तों में भी हो जाती है। आपने कहा कि ज़मीन तो भाइयों के बीच में ही बढ़ती है, और ये संसार भाई भाई से ही अलग होकर इतना बड़ा हुआ है। मतलब एक बार तो सब भाई ही रहे होंगे, हाँ जी। फिर दूसरे भाई बने होंगे। ऐसे गांव तो बड़ा ऐसे ही हो रहा है ना, कोई भी गांव, छोटे गांव फिर शहर बने। तो सिंगल चाइल्ड होने से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फैमिली पे। फिर बड़ा होने के बाद माँ बाप यही प्रेशर में, हमारा एक ही तो है, तू नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। फिर डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाती है बेसिकली, और इमोशनल डिपेंडेंसी पेरेंट्स की सारी बुढ़ापे में उस लड़के या लड़की के ऊपर आ जाती है। तो 2 भाई बहन होंगे तो शेयरिंग कर लेंगे, 2 भाई होंगे तो शेयर कर लेंगे। वो क्या आपस में फील करते हैं पेरेंट्स के लिए, वो शेयर कर लेंगे, राइट। तो मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और हम तो 7 भाई बहन हैं, तो मेरा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब भी फंक्शन करना होता है तो 36 लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। हैप्पी फैमिली रहती है, पर क्योस भी उतना ही रहता है। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैम, हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के क्या साइंस होते हैं? सबसे पहले अपनी डिज़ायर बच्चे पे ना डालें, उसको फ्रीडम दें। 18 साल के बाद जो अडल्ट बन जाता है, तो एक बार उससे पूछें कि तुझे ड्रिंक करना है तो ड्रिंक करने पे कैसा फील होता है। उसके साथ बैठें। अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो उसको क्या क्या एहतियात बरतनी होगी। बॉयफ्रेंड बनाना है लड़की को तो उसको के साथ क्या एहतियात बरतनी है, राइट। उसको बाउंड्री सेट करनी सिखाई जाए, रैदर देन उसको हर रोज ये पूछना कि कहाँ गए थे, कब गए थे, किसके साथ गए थे। तो बच्चा धीरे धीरे इमोशनली डिस्टेंट फील करने लग जाता है, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं है कि हेल्दी रिलेशनशिप पेरेंट और बच्चे का हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स ने बच्चे के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट करना सीख लिया बच्चे ने, तो अपने पार्टनर के साथ भी साइलेंट ट्रीटमेंट करेगा, और उससे वो इस्केप मैकेनिज्म सीख जाएगा कि ये मेरा इस्केप है। और फिर वो रिलेशनशिप में क्या बन जाएगा, अवॉइडेंट इन रिलेशनशिप बन जाएगा। और अगर पेरेंट्स बार बार पूछ रहे हैं किसके साथ गए थे, कहाँ गए थे, कब तक आओगे, फ़ोन क्यों नहीं किया, मैसेज ड्रॉप करो, लोकेशन शेयर करो, बच्चा क्या बन जाएगा,
एंग्शियस बन जाएगा, फिर वो पार्टनर के लिए भी एंग्शियस अटैचमेंट शो करेगा। तो एक हेल्दी पेरेंटिंग जो है ना बैलेंस्ड होती है, और बच्चे को फ्रीडम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो डेवलप हो। वो पेरेंट के पास 35 साल का जाके ये ना पूछे कि मुझे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। उसके ज़्यादा फैसले उसके खुद के होने चाहिए 25 साल के बाद। वो पेरेंट्स, क्योंकि 25 साल के बाद एक मैन और वुमेन फुली ग्रोन अप हो जाते हैं ब्रेन से, तो वो अपने चॉइसेस बताए कि मैंने ये चूज़ किया है, रेदर देन पूछे। ठीक है, वो सलाह ले सकता है, लेकिन आप अपना ओपिनियन हमेशा अपने बच्चे पे नहीं कर सकते। और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे तो बेइज्जती कर देते हैं, बच्चे बदतमीजी करते हैं, क्योंकि आप कंपेल कर रहे हो बच्चे को अपना चॉइस उसके ऊपर डाल के। लड़की भी माँ बाप की चॉइस की लड़का शादी कर रहा है, लड़की अपने माँ बाप की चॉइस से शादी कर रही है। भाई रहना तो उस लड़के को अगले 60 साल तक, आप तो लोग चले जाओगे एक ना दिन, वो तो उसके साथ ही रहेगा ना। तो चॉइस ऑफ रिलेशनशिप भी अपना होना चाहिए। मैम लास्ट में ये पॉडकास्ट का लास्ट सवाल, ठीक है, ख़त्म करते हैं। ये जानना चाहूँगा कि क्या आज का प्यार फेक है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि आज का प्यार फेक है। आज भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, स्टेबल रिलेशनशिप हैं, कनेक्टेड रिलेशनशिप हैं, पर प्यार बदल जाता है। और मैंने बोला कि मैन जो है पॉलीगैमिस्ट है, वो जल्दी से चेज करता है, पर चेज में पीस नहीं है। चेज करने से उसको कभी पीस नहीं मिलने वाला, कंटेंटमेंट नहीं मिलने वाला। चेज करोगे तो हार जाओगे, क्योंकि आप भाग रहे हो किसी अच्छी चीज़ के पीछे। तो स्टेबिलिटी में जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। कई लोग एक जॉब को कई सालों तक करते रहते हैं, उनसे आप पूछोगे क्यों कर रहे हो, क्योंकि बॉस के साथ कनेक्टिविटी है ना, या आप इसी घर में क्यों रह रहे हो, आप चेंज क्यों नहीं कर सकते, आपके पास पैसा है। वो कहेंगे कनेक्शन फील होता है, तो कनेक्शन को बिल्ड किया जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना है प्यार को प्रूव करने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि प्यार फेक है आज के टाइम में भी। और जो ये आज जो 16 साल 17 साल के बच्चे हैं ना, जो अल्फा हैं, मिलेनियन ने सबसे ज़्यादा ऐसी तैसी की है रिलेशनशिप्स की। जेन जी से जो छोटे हैं, मिलेनियंस के बाद जेन जी हैं, जेन जी से जो छोटे हैं अल्फा, वो बहुत अच्छे से प्यार करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हो कि चेंज हो जाएगा। बर्बाद मिलेनियंस ने किया कि जेनजी ने किया? सबसे ज्यादा जो ड्रिंक की है वो किसने की है? मिलेनियंस ने की है। जेनजी इतना ड्रिंक नहीं कर रहा, वो माचा टी पी रहा है। नहीं, वो हाई हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं, वो भी मिलेनियंस ही है। जो 30 वाला मिलेनियंस है ना, वो वीड पी के मस्ती कर रहा है जी। जेनजी ज़्यादा अच्छे हैं इस चीज़ में, वो माचा पी रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर अल्फा और ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा स्टेबल है, और वो अपने बचपन का प्यार ढूंढना चाहते हैं। वो कनेक्टिविटी जो उन्होंने अपने पेरेंट्स में नहीं देखी, वो अपने रिलेशनशिप में ढूंढना चाह रहे हैं, जो मैंने देखा है काउंसलिंग के टाइम। ओके, तो हम जाते जाते लिसनर्स और व्यूअर्स को क्या मैसेज दोगे कि खुश कैसे रहना है? हाँ। और आपकी तरफ से लास्ट सबमिशन। ठीक है, देखो, खुश करने का कोई भी एक तरीका नहीं है, खुशी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बहुत सारे आके पूछते हैं मेरे से कि मैं पर्पस ढूंढना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, या पर्पस ढूंढना चाहती हूँ, पर्पस विद इन योर सेल्फ है। आपको अपने लिए पर्पस ढूंढना, तो आपको अपने आप से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने हैं और अपने आप से बात करनी पड़ती है। और अगर आप डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है, हेल्प ना मांगना वीकनेस है। गो टू योर थेरेपिस्ट विल हेल्प यू इन इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। Go, don't feel shy and talk to your counselor. Is the right and healthy sign to take counseling. और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो थेरेपिस्ट पागलों के डॉक्टर नहीं होते हैं। सुपर सक्सेसफुल लोगों के साथ हम काम करते हैं, जो नहीं सक्सेसफुल हैं उनके साथ काम करते हैं। पागल लोगों को, जो सिजोफ्रेनिया को आप पागल बोलते हैं, बाइपोलर को बोलते हैं, उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते हैं। वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग मिलती है। हम लोग लाइफ पे काम करते हैं, लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, ब्रेन पे काम करते हैं, बिहेवियर पे काम करते हैं, इमोशन पे काम करते हैं, थॉट पे काम करते हैं। तो प्लीज़ टेक थेरेपी सो वी कैन मेक अ हेल्दी इंडिया। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। मेरे लिए तो आज फ्री में थेरेपी सेशन हो गया। It was good? Yeah, lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Thank you.